बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो ऐसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स अ नैरेटिव ऐसे ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, शूटिंग एन एलिफेंट। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे की फैक्ट्स। शूटिंग एन एलिफेंट इज़ अ 1936 ऐसे, ये 1936 में लिखा गया बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल एक्चुअली इसके पेन का नाम है और ये उस वक्त पुलिसमैन थे, यंग पुलिसमैन थे। कहाँ? बर्मा में। और बर्मा उस वक्त कॉलोनी थी किन की? ब्रिटिशर्स की। द essay explores an apparent paradox about the behavior of Europeans who supposedly have power over their colonial subjects। तो ऑब्वियसली यूरोपियंस थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, उनका रूल्स था, वो किस तरह रूल करते थे, उन पे जुल्म होता था जो बर्मा के लोग थे। तो ये उस वाक़ये को जो है पोर्ट्रे कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है फ्रॉम 1922 टू 27 ही सर्व्ड इन द इंडियन इम्पेरियल पुलिस इन बर्मा। अब यहाँ पे इसके कुछ चीज़ें बताई गई है जो जॉर्ज ऑरवेल ने सर्व की थी, लाइक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क अबाउट पॉवर्टी इन लंदन, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन इन 1933, हिज एक्सपीरियंसेस इन कॉलोनियल बर्मा लाइक 1934 एंड शूटिंग एन एलिफेंट, जो इसने शूटिंग एन एलिफेंट भी लिखा था 1936 में, and in the Spanish Civil War, homage to Catalonia in 1938, and the plight of unemployed coal miners in England, the road to Wakefield। so ये इसके कुछ important works हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, easy है। and he is best known for his satires of totalitarian rule। अब totalitarian rule कौन सा है? ये किस्म की जो है गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस और जो पोजीशंस है उनको बहुत सी चीज़ों से रोका जाता है। मतलब गवर्नमेंट का पूरा उस पर कंट्रोल होता है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। सो जॉर्ज ऑरवेल ने उस पर तंज करके, उस तरह जो रूल्स बने थे उस वक्त, उन रूल्स पे तंज करके ये डिफरेंट नैरेटिव एसेज लिखे हैं। और ये जो है लिखा गया अनसर्टेन। ऑरवेल सर्व्ड एज अ पुलिस ऑफिसर इन द ब्रिटिश राज फ्रॉम 1922 टू 2027। 1922 से लेकर 1927 तक इसने बर्मा में जो है एज अ ब्रिटिश ऑफिसर पुलिस में जो है काम किया था। ये कब लिखी गई? बर्मा और इंग्लैंड, लाइक व्हेन रिटन और वेयर रिटन एंड व्हेन पब्लिश्ड 1936 इन न्यू राइटिंग लिटरेरी पीरियड, जिसका है इंटर वॉर एंड यनरा, जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। सो सेटिंग अगर इसकी देखें तो मिलेनियम बर्मा, मॉडर्न डे, जो कि आज जो जिस मुल्क के नाम से वो है म्यांमार। सो क्लाइमेक्स अगर इसका देखें, ऑरवेल्स एक्सक्यूशन ऑफ द एलिफेंट एंड इट्स प्रोलॉन्ग्ड एगनाइजिंग डेथ, एंटागनिस्ट इम्पेरियलिज्म एंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है लिमिटेड फर्स्ट पर्सन नरेटर है। ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑक्युपाइड देयर नेटिव टेरिटरी, this is imperialism। The narrative expresses a deep-seated hatred for imperialism, but at the same time he is part of the system, he knows। अब होता यूँ है कि जहाँ पे ये वाक़या होता है, मीन्स जॉर्ज ऑरवेल शूटिंग एन एलिफेंट, ऑब्वियसली ये जॉर्ज ऑरवेल से रिलेटेड है। तो वहाँ पे होता क्या है, इसे ये कॉलोनाइजेशन जो है बिल्कुल पसंद नहीं होती। मीन्स जो ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे होते बर्मा पे, तो इसे ये सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट ये मजबूर होता है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर होता है, इसने बहुत से काम करने होते हैं। और मीन्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, वट एवर दे वांटेड एंड ही यूज्ड टू डू दैट फॉर देम। अब अगर इसकी समरी की बात करें तो द नरेटर ऑफ द essay starts by describing the hate he is confronted with a town in Burma। He says that he is a sub-divisional police officer and is hated by the local Zin and enemies। पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जहाँ पे इसकी ड्यूटी थी बर्मा में, वहाँ पे क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत की जाती थी। क्यों की जाती थी? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, बर्मा एक कॉलोनी बनी थी किन की? ब्रिटिशर्स की। तो यहाँ पे राइटर जो और जॉर्ज ऑरवेल है वो यही बता रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो वहाँ पे जो ये लोग टॉर्चर करते थे किन को? बर्मा के जो लोग थे, तो वो इनसे काफ़ी नफ़रत करते थे। और इवन ये जो ब्रिटिशर्स वुमेन होती थी, वो जब बाज़ार जाती थी तो उन पे लोग जो है थूकते थे
क्यों थूकते थे? क्योंकि ऑब्वियसली दे वर ब्रिटिशर्स। एंड आफ्टर डिस्क्राइबिंग हिज कंडीशंस ही स्टेट्स टेलिंग अ स्टोरी ऑफ अ फाइन मॉर्निंग। अब इस पैराग्राफ में जॉर्ज ऑरवेल ये बताता है, एक स्टोरी बताता है। किस चीज़ के बारे में? एलिफेंट के बारे में। मतलब इसे एक कॉल आती है कि इस तरह एक एलिफेंट है जो कि बाहर आया है, जो कि मतलब एक जो एलिफेंट का ओनर है उससे जो एलिफेंट है वो छूट चुका है। सो तबाहियाँ मचा रखी है उसने। अब होता क्या है कि एग्जाम्पल वेंट इन द इनकरेक्ट वे सर्चिंग फॉर द एलिफेंट एंड हाउ नाउ इज़ ऑलमोस्ट 12 आवर्स जर्नी अवे द बर्मीज आर अनएबल टू स्टॉप द एलिफेंट एज नो वन इज़ देयर। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब जहाँ पे ये जाते हैं वहाँ से मतलब इसके जो ऑफिस है, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ से 12 घंटे का सफ़र होता है जिधर ये वाक़या होता है। अब जो बर्मा के लोग हैं ओबियसली उनके लिए उस एलिफेंट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो कंट्रोल करने वाले कौन होंगे? जॉर्ज ऑरवेल होंगे, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल के पास सब कुछ है, मींस गन वगैरह है कि उसे शूट कर सके। तो इसे कॉल आती है, इस तरह ये निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं 12 घंटे के सफ़र के बाद। After the phone call, Orwell goes out to search for the elephant while asking in the neighborhood where they have last seen. अब जब ये पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब जॉर्ज ऑरवेल वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है, लोगों से पूछताछ करते हैं कि एलिफेंट किस तरफ गए हैं। लोग जो है डिफरेंट वे बताते हैं, कोई कहता है इस तरफ तो कोई कहता है उस तरफ। लेकिन होता क्या है फिर जो है अचानक से एक आवाज़ सुनते हैं। अब वो आवाज़ जो है मीन्स सडनली आवाज़ होती है। तो जब वो आवाज़ सुनती है ओबियसली वो एलिफेंट जो है वो किसी को उसने कुचल के वहाँ से निकल चुका था। अब सीन कुछ यूँ है। इन द मेन वाइल ऑरवेल इज़ इन्फॉर्म्ड बाय द लोकल पीपल अबाउट द लोकेशन ऑफ द एलिफेंट दैट वाज इन द रेडी फील्ड आफ्टर सीइंग द गन इन ऑरवेल्स हैंड अ लार्ज नंबर ऑफ। जब लोगों ने उसको बता दिया था, अब एक मतलब कुछ लोगों ने इसको सीधा रास्ता बता दिया कि इस तरह एलिफेंट जो है वहाँ पे है। तो जब ऑरवेल के पास बंदूक थी तो वहाँ के जो लोग थे बर्मा के, उन्होंने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया और इस तरह फॉलो किया कि जहाँ पे ऑरवेल जाते थे एलिफेंट के पीछे तो ये लोग भी वहाँ इसके पीछे होते थे। तो ऑब्वियसली इनके पास कोई गन शन तो थी नहीं बर्मा के लोगों के पास। तो ऑरवेल की गन को देख के ये लोग इसके पीछे और एक कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट चाहते थे ये लोग। कौन? बर्मा के लोग। अब होता कुछ यूँ है कि जो ऑरवेल है वो एलिफेंट को वहाँ पे ही देख लेते हैं। जब देख लेते हैं तो और जॉर्ज ऑरवेल है उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स आते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये ब्यूटीफुल क्रिएचर है, इसको नहीं मारना चाहिए, बट ये इसकी इज़्ज़त का भी सवाल होता है क्योंकि वहाँ बहुत सी आवाम होती है। उसने ये देखना होता है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि एलिफेंट को मार सके और उन्हें कुछ फ़न भी चाहिए होता है। However, when he gazes back at the mob behind, it was expanded to 1,000 and is still expanding, supposing him to fire the elephant. To them, Orwell is like a magician and is tasked with amazing them. By the first thought, he realizes that he is unable to resist to crowds wish to kill the elephant, and the right price of white Westerners take over of the position is white gentlemen's independence. He seems to be a kind of puppet that is granted to fulfill their subjects. तो इस पैराग्राफ में यही बात बता रहे कि होता कुछ यूँ है कि जब लोग इसके पीछे जाते हैं तो इसके माइंड में, जैसे मैंने बताया, डिफरेंट थॉट्स आते हैं। अब इसके माइंड में एक थॉट ये भी आती है कि क्या मुझे इस तरह क्रिएचर को मारना चाहिए इन लोगों के विश को देके, क्योंकि इन लोगों की विश होती है कि ये उस एलिफेंट को मार दें, लेकिन ये ख़ुद एक पपेट होता है, एक कठपुतली होती है किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और साथ में ये जो अवाम है ये भी ओबियसली किसके पपेट होते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट की, क्योंकि इन पर रूल किया जा रहा था। इनको जो कहा जाता है इन्होंने वो करना होता है। इसी तरह जो जॉर्ज ऑरवेल है वो एक ऑफिसर होते हुए भी उसको भी जो कहा जाता है उसने भी वही करना है। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है अपने आप को मतलब कंसिडर करता है एक पपेट, सेम टू सेम वो जो आवाम होती है उसको भी पपेट कंसिडर करता है। Consequently, Orwell decides to shoot the elephant, or in another case, the crowd will laugh at him, which was intolerable to him. अब होता कुछ यूँ है कि जब ऑरवेल गन वगैरह उसके पास ओबियसली होती है, तो वहाँ पे जो आवाम खड़ी होती है वो ये सोच रही थी अगर इसने एलिफेंट को नहीं मारा तो मतलब इसके माइंड में भी ये आता है कि अगर मैंने एलिफेंट को नहीं मारा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? इसलिए कि जॉर्ज ऑरवेल के अंदर हिम्मत नहीं है
और ये अगर ये काम ये ना करता तो इसके लिए एक ह्यूमिलेशन होती, मींस ह्यूमिलेटिंग फॉर हिम टू अवॉइड अनडिज़ायरेबल awkwardness he has to kill the elephant. He pointed the gun at the brain of the elephant and fired. इसी तरह अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और जॉर्ज ऑरवेल जो है एलिफेंट पे फायर करते हैं। सबसे पहले जो फायर करते हैं वो उसके हेड मींस ब्रेन पे फायर करते हैं। As Orwell fires, the crowd breaks out in anticipation. Being hit by the shot, the elephant bends towards the lab. अब एलिफेंट को जब शूट किया तो वो बैंड हो जाता है, मीन्स झुक जाता है। ऑरवेल फायर्स द सेकंड, अब दूसरी गोली चलाता है ऑरवेल। द एलिफेंट अपीयर्स वर्स बट डजंट डाई, अगेन एलिफेंट जो है मरता नहीं है। एज ही फायर्स द फाइनल गन शूट, आखिर में फिर एक गोली चलाता है। द एलिफेंट शॉट्स इट आउट एंड फॉल्स, अब एलिफेंट जो है वो गिर जाता है। फास्ट मूविंग द फील्ड where he was placed, the elephant is still alive while Orwell shoots him more and more, but it seems to him that it doesn't affect it. The elephant seems to be in a great agony and is helpless to live yet helpless to die. Orwell, being unable to see the elephant suffer, goes away from sight. He later heard that the elephant took almost half an hour to pass away and villagers took the meal of its bone and shortly after its death. तो होता कुछ यूँ है कि जब जॉर्ज ऑरवेल एलिफेंट को मार देते हैं तो वहाँ की जो आवाम होती है वो उस एलिफेंट का जो है गोश्त वगैरह खा के वहाँ से निकल जाती है, और जो जॉर्ज ऑरवेल हैं उससे ये बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से भी निकल जाते हैं क्योंकि उसने एक ब्यूटीफुल क्रिएचर को मार दिया। किन के लिए? अवाम के लिए। और अवाम कौन है? अवाम ख़ुद भी ब्रिटिशर्स की पपेट है, उनके ग़ुलाम हैं, उनकी कठपुतली है। सेम जॉर्ज ऑरवेल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पपेट है। Orwell's killing of the monster remained a huge controversy. The owner of the elephant stayed hated, but then again, as he was Indian, he was no legal alternative. The aged old people agreed with Orwell's killing of the elephant, but for the younger one, it appears to be unsuitable to murder an elephant as it killed equally manual labor, and for them, the life of an elephant was additional worth than a life of a collie. On the one hand, Orwell thinks that he is fortunate that the monster murdered a collie as it will give us his act a lawful clarification. तो इसमें ये बताया गया है कि जो एलिफेंट था वो किसका था? वो ऑब्वियसली एक इंडियन का था। एलिफेंट जो था इंडियन का था। अब इंडियन ख़ुद वहाँ पे मतलब ग़ुलाम थे, तो ये इंडियन जो था ये ब्रिटिशर जॉर्ज ऑरवेल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। और वहाँ के जो ओल्ड एज लोग थे उन्होंने भी एग्री किया कि जॉर्ज ऑरवेल ने सही किया एलिफेंट को मार के। फिर जॉर्ज ऑरवेल ख़ुद भी सोचते हैं कि मैंने एक मॉन्स्टर को कत्ल कर दिया, मींस आई मर्डर्ड अ मॉन्स्टर, क्योंकि मॉन्स्टर ने एक बंदे को भी मारा था, मींस एलिफेंट ने एक बंदे को भी मारा जिसका नाम था कोली को भी मारा था, और जिसको मींस जो है मैंने बताया कि एक बंदे को रूंद के वहाँ से निकल गया था, तो वो एक्चुअली उस बंदे का नाम था कोली। सो इस तरह जॉर्ज ऑरवेल जो है फिर अपने जो काम उसने किया था एलिफेंट को मार के, उस पर थोड़ा अफसोस इसका जो है ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आपकी इसकी समरी समझ आई होगी। अब इसकी अगर थीम की बात करें, सबसे पहला जो थीम है वो है इल्स ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, कल्चर क्रैश, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, प्रेजुडिस एंड टॉलरेंस, द इवल्स ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड द स्ट्रगल विद प्राइड। और लास्ट में इसकी सिम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अमूमन इसके बारे में पूछा जाता है। द एसे इज़ एम्बेडेड विद पावरफुल इमेजरी, इसमें पावरफुल इमेजरी और मेटाफर का यूज़ किया गया है। इसका जो टोन है वो स्टैटिक है, चेंजेस फ्रॉम सैडिस्टिक टोन टू अ कॉमिक टोन। इसमें सैड मूवमेंट्स भी होती है और कॉमिक मूवमेंट्स भी देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि अब कॉमिक मूवमेंट्स क्या कि जब बर्मा की आवाम जो है जब वो गन देखती है तो सारे किसके पीछे जाते हैं? जॉर्ज ऑरवेल के। तो ये एक किस्म का कॉमिक जो है मूवमेंट होता है। और इसी तरह सैडिस्टिक मूवमेंट क्या है जब जॉर्ज ऑरवेल जो है एलिफेंट को मार देते हैं। From time to time, the elephant in the story is the representation of true inner self of the narrator. He has to kill it against his will in order to maintain the artificial persona he has to bear as a ruler. बहुत खूबसूरत एक्सप्लेन किया गया है कि जो एलिफेंट है ओबियसली उसको मार के इसने जो है अपनी जो आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है उसको मेंटेन करना होता है कि उसके सामने अपनी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, वहाँ की जो आवाम है बर्मा, उन आवाम के सामने
सो इसने बड़ी खूबसूरती से इस लाइन में एक्सप्लेन किया है। द नरेटर एज a sort of hatred for almost all the people that surrounded him. He hates the Burmese and calls them evil-spirited beasts. He hates his job, he hates his superiors, he hates British colonialism and even hates himself sometimes for not being able to act according to his will. अब जो जॉर्ज ऑरवेल है वो इवन वहाँ पे जब ड्यूटी दे रहे होते तो ना उन बर्मास के लोगों को, जो बर्मा के लोग हैं, उनको पसंद करता है। इवन जो वहाँ ये उनको किस नाम से बुलाता है, ईविल स्पिरिटेड बीस्ट्स। ही हेट्स हिज जॉब, इवन जो इसकी जॉब है एज अ पुलिस ऑफिसर, वो अपनी जॉब को भी पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो है एक कॉलोनियलिज्म है, मींस इम्पेरियलिज्म है, लोगों पे हुकूमत करना, वो भी ज़बरदस्ती करके। तो ये इस तरह ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं है और ये अपने विल, जितने इसके विल्स होते हैं वो इन सब के अगेंस्ट जा रहा होता है। अब इसकी विल पहले ये थी कि मैं एलिफेंट को क्यों मारूं, क्योंकि एलिफेंट एक ब्यूटीफुल क्रिएचर है, लेकिन ऑब्वियसली जैसे ये ख़ुद ब्रिटिश गवर्नमेंट का पपेट था तो इसे मारना पड़ा। On the surface, the essay is a narration of an everyday incident in a town, but represents a very grave picture on a deeper level. Orwell satirizes the inhuman behavior of the colonists towards the colonized and does so very efficiently by using the metaphor of the elephant. तो इसमें ये बताया गया है कि जो कॉलोनीज़ होती हैं, मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं जिन पे हुकूमत की जाती है, तो उन पर बड़ा जुल्म होता है। और इस तरह द मेटाफोर ऑफ द एलिफेंट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज़। अब एलिफेंट को जो है डिफरेंट वे में इसका जो है मेटाफर, इसको यूज़ मतलब इसका सिम्बॉलिज्म अगर देखें, द एलिफेंट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड टू स्टैंड फॉर द जॉब ऑफ द नरेटर विच ही हैज़ क्रिएटेड हॉक्स इन हिज लाइफ एज द एलिफेंट हैज़ क्रिएटेड इन द टाउन। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एलिफेंट को मारना इसके लिए, मतलब नरेटर के लिए एक अहम जॉब थी। अहम जॉब इसलिए थी क्योंकि इस काम को करने के बाद शायद उसे वहाँ स्टे करना पड़ा। अगर ये काम वो ना करता तो उसे वहाँ से निकाला जा सकता था। The narrator wants to get rid of it in any possible way and is ready to do anything to put an end to his misery. लेकिन दूसरे साइड में देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था कि नरेटर ख़ुद कॉलोनाइजेशन के ख़िलाफ़ था, मतलब ब्रिटिशर था, लेकिन ख़ुद इसे जो कॉलोनीज़ वगैरह ब्रिटिशर्स ने बनाई थी इसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। आल्सो द एलिफेंट इज़ पावरफुल एंड सो इन द नरेटर बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन, बट बोथ ऑफ देम आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर मास्टर्स। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि चाहे बर्मास के लोग थे या ब्रिटिशर का जो ऑरवेल था, मीन्स जॉर्ज ऑरवेल, वो ख़ुद दोनों जो लोग थे, मीन्स अवाम, जो बर्मा की अवाम थी और जॉर्ज ऑरवेल, ये ख़ुद पपेट थे किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। दे बोथ आर क्रिएटिंग मिजरीज इन लाइव्स ऑफ द लोकल्स, क्योंकि दोनों जो है लोकल्स के जो लोग हैं, मतलब जो लोकल्स होते हैं उनके ज़िंदगियों को जो है मिजरेबल बना रहे हैं। येट अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मेटाफर कैन बी दैट द एलिफेंट सिंपलाइजेज द लोकल कॉलोनाइज्ड पीपल। लेकिन जहाँ अगर दूसरी इसकी मेटाफर देखें तो एलिफेंट जो है सिंबलाइज किस करती है? लोकल कॉलोनाइज्ड पीपल को। कौन? मतलब जो वहाँ के लोग हैं। द कॉलोनाइजर्स आर रेडी टू किल एनी लोकल हु रिवोल्ट्स अगेंस्ट देयर रूल जस्ट एज द नरेटर किल्स द एलिफेंट। बहुत खूबसूरत बयान किया गया है कि जैसे अगर सपोज़ वो कॉलोनाइज्ड पीपल है तो एलिफेंट को सिंबलाइज किया गया है कॉलोनाइज्ड पीपल से। अब जब वो रिवोल्ट करेंगे, बगावत करेंगे, तो ओबियसली उन्हें मारा जाएगा, उन पे फायर की जाएगी। द सेम जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने किया। द एलिफेंट विच हैज़ डिफाइड द ऑर्डर्स ऑफ इट्स मास्टर। सो इसी तरह एलिफेंट ने जो है डिफाइड किया किसके? अब जो मास्टर के ऑर्डर्स थे उसको। मतलब जो एलिफेंट था वो किसका था? एक इंडियन का था, और इंडियन से भाग के उसने रिवॉल्यूशन की, मींस बगावत की, तो उसे मार दिया गया। इसी तरह अगर बर्मा के लोग बगावत करेंगे तो उन्हें भी इसी तरह मारा जाएगा जैसे एलिफेंट को मारा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।